Welcome to the third video on an overview regarding Preface to the Leaves of Grass. Preface to the Leaves of Grass पर आधारित तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 2 वीडियोस देखे थे जिसमें प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास से संबंधित बहुत सारी सूचना शेयर की थी। अब हम इसका तीसरा वीडियो देखते हैं। टिल नाउ वी हैव शेयर्ड इन द पास्ट 2 वीडियोस द वेरियस कंटेंट्स दैट विटमैन हैज़ shared with his readers about what are his ideas about the American poet. Now let us move on to part 3. The poet has a close connect with truth, but the truth cannot be forced on the poet on the pretext that it comes from inside. Whatever satisfies the soul is truth. Walt Whitman says that although truth is very important and closely connected, yet we cannot force it or impose it on the poet. Whitman कहते हैं कि सत्य एक बहुत अहम चीज़ है, लेकिन फिर भी हम ये कह करके कि वो हमारे अंदर से उपजता है, हम सत्य को कवि के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। क्यों? Whatever satisfies the soul is truth. ट्रुथ की कोई परिभाषा नहीं होती। विटमैन के अनुसार whatever satisfies the soul is truth. वो हर चीज़ जो हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि देती है वो सत्य है। इसलिए कवि की आत्मा को जिस चीज़ से संतुष्टि मिले वही उसका सत्य है। This truth of the soul must be articulated purely and straight. ये जो सत्य मन के अंदर उपजता है इसको आर्टिकुलेट करना चाहिए, इसको वाणी देनी चाहिए प्योरली एंड स्ट्रेट, शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी मिलावट के, बनावट के, मैनिपुलेशन के वो सच कवि को बोल देना चाहिए। It should not be shielded by using devices and methods like style, manner or decoration in any form. हमारा ये सत्य जो है उसको ग्रहण लग जाता है जब हम इसमें इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे मैनर है, स्टाइल है, डेकोरेशन है। ये शैली को सुधारने के चक्कर में हम ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं, इससे हमारा वो सत्य दब जाता है। इसलिए सत्य को उसके मूल रूप में बाहर आने देना चाहिए। विटमैन डिफेंड्स हिमसेल्फ इन अ क्लियर टोन सेइंग, व्हाट आई टेल फॉर प्रिसाइजली व्हाट इट इज़। विटमैन बहुत स्पष्ट रूप से अपने बचाव में ये कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि जो बात जैसी है वो वैसी ही है। इसलिए उस चीज़ के साथ, उसकी सत्यता के साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ या कटौती नहीं करनी चाहिए। By saying so, he endorses his temperament of speaking out the truth in its most original and simple form. ऐसा कह करके विटमैन सत्य को उसके मूल रूप में और बिल्कुल साधारण रूप में, सरल रूप में, पवित्र रूप में सामने लाने की बात करते हैं। In Whitman's dealing with the subject, we see that science and poetry are interrelated. विटमैन जब साइंस की बात करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि साइंस और पोएट्री दोनों आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। It trails from his aesthetic of truth that the discoveries of science are of fundamental importance to poetry. वो कहते हैं कि विज्ञान ने जिस भी चीज़ का खोज किया है, विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं, अन्वेषण हैं, वो सब के सब पोएट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। Exact science, Whitman insists,
and its practical movements are no checks on the greatest poet, but always his encouragement and support. उनका कहना है कि साइंस हमेशा पोएट्री को एनकरेज और सपोर्ट करती है, वो किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करती है. सो द पोएट इज़ एन इनसाइडर इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल. इसलिए कवि विज्ञान के क्षेत्र में भी बिल्कुल अंदर का घर का आदमी है, उसको विज्ञान से अलग रख करके न देखा जाए. द इंटेंशन ऑफ द पोएट इज़ टू नो, रिवील and stand by the facts of his knowledge and awareness. कवि का उद्देश्य होता है कि नॉलेज और अवेयरनेस, जितना भी ज्ञान है, बोध है, वो उसको सही रूप में जनता के सामने ला करके रखे, पाठकों के सामने ला करके रखे. इन दिस प्रोसेस ही मे रिस्क द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ. जब कवि ऐसा कदम उठाता है सत्य को सामने लाने का, तथ्य को सामने लाने का, तो वो कई बार ट्रेडिशनल बिलीफ जो हमारे पारंपरिक विचारधारा है उसको भी चैलेंज करता है, बताता है कि हमारी जो परंपराओं में बातें हैं वो उतनी सही नहीं हैं जितनी कि विज्ञान की हैं. He has to create an equilibrium between traditional beliefs and scientific truths. इस तरह से वैज्ञानिक तथ्य और परंपराएं, इन दोनों के बीच में उसे एक संतुलन भी स्थापित करना होता है. Whitman pens down his views thus: the whole theory of the special and the supernatural, all that was twined with it or educed out of it, departs as a dream. Whitman ये कहते हैं कि ये जो पूरी थियोरी है, ये जो पूरा सत्य है कि सुपर नेचुरल क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, ये सब के सब एक है और इसको अलग हम करके देख नहीं सकते हैं, ना हम इसके साथ किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करें. इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट दैट लीड्स स्ट्रेट इनटू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, Whitman states that it is not consistent with the reality of the soul to admit that there is anything in the known universe more divine than men and women. Whitman एक और बात कहते हैं कि not consistent with the reality of the soul to admit. हम जब आत्मा की बात करते हैं तो हमें एक और सत्य को स्वीकार करना होगा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में मेन और विमेन से ज़्यादा डिवाइन कोई चीज़ है ही नहीं. स्त्री और पुरुष से ज़्यादा अलौकिक कोई चीज़ है ही नहीं. दिस स्टेटमेंट नॉट ओनली स्टेट्स द माइंड ऑफ वॉल्ट विटमैन बट ऑल्सो रिवील्स हिज ट्रू टेम्परामेंट. इस वक्तव्य से हमें वॉल्ट विटमैन के सही स्वभाव का, प्रकृति का पता चलता है. द होलीनेस ऑफ मेन एंड विमेन डिमांड्स देयर फ्रीडम. मेन और विमेन होली हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं और इसीलिए उन्हें उनके हिस्से की फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. दिस फ्रीडम कैन बी अचीव्ड थ्रू पोएट्री. ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता कविता के माध्यम से मिल सकती है. द पोएट मस्ट बी अ लिबरेटर एज वेल एज क्रिएटर. कवि जहाँ एक तरफ रचनाकार होता है, वहीं उसे लिबरेटर भी होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता देने वाला भी स्रोत होना चाहिए. इन द मेक ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, विटमैन ट्रांसक्राइब्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी इज इनडिस्पेंसिबल. विटमैन ये भी कहते हैं कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसी के बनने की, पनपने की बात करते हैं, तो हमें पॉलिटिकल लिबर्टी की भी बात करनी चाहिए. राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है. एंड ही एड्स द एटीट्यूड ऑफ ग्रेट पोएट्स इज़ टू चीयर अप स्लेव्स एंड हॉरिफाई डेस्पॉट्स. वो कहते हैं कि बड़े कवियों का एक और कर्तव्य है कि वो जो दमित वर्ग है,
उसका अपलिफ्टमेंट करें, उसे चीयर अप करें, उसकी हौसला अफजाई करें। और जो डेस्पॉट्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, तानाशाह हैं, उनको वो डराए धमकाए दबाए कैसे भी करे, लेकिन उनकी तानाशाही को नियंत्रित करने में मदद करे। विद दीज आइडियाज़ ही ट्राइज टू ब्रिंग द प्रीफेस टू अ कंक्लूजन। इन विचारों के साथ वॉल्ट विटमैन अपनी प्रीफेस को एक अंत की स्थिति में या वाइंड अप करने की स्थिति में लेकर के आना चाहते हैं। वी सी दैट एज द प्रीफेस नियर्स इट्स कंक्लूजन, जैसे जैसे प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास कंक्लूजन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ बढ़ती है, विटमैन प्रेजेंट्स अ वंडरफुल क्लाइमैक्स विच हैज़ एन एपोकैलिप्टिक ड्रीम। विटमैन एक एपोकैलिप्टिक ड्रीम हमारे सामने रखते हैं। द टोन इज दैट ऑफ अ कॉस्मिक कैटेक्लिज्म in which God destroys the ruling powers of evil। ये जो एपोकैलिप्टिक ड्रीम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विटमैन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जितने भी रूलिंग पावर्स ऑफ इविल हैं, वो सारे के सारे दुष्ट तत्व जो कि सत्ता में हैं या पावरफुल हैं, वो लोगों को परेशान करते हैं, आम जनता का दमन करते हैं। गॉड डिस्ट्रॉयज देम, भगवान उन्हें नष्ट करता है। ये इसका एपोकैलिप्टिक ड्रीम है। सो द एंड ऑफ इविल एंड द हेराल्डिंग ऑफ अ बेटर वर्ल्ड आर हिज हार्ट्स मेलोडीज। यहाँ विटमैन के मन में जो गीत गूंज रहा है वो एक अच्छी और पनपती हुई दुनिया के रूप में हमें दिखाई देता है। विटमैन सेज दैट दोज इन पावर विल वैनिश अवे। विटमैन कहते हैं कि वो सभी तानाशाह जो अभी पावर में हैं वो सब के सब विलोपित हो जाएंगे। पर्टिकुलरली द प्रीस्ट्स, विशेष रूप से जिन लोगों ने धर्म को अपने मुट्ठी में ले रखा है वो विलोपित हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। देयर विल बी अ न्यू डायरेक्टिव ऑफ फ्रीडम इन विच एवरी मैन शैल बी हिज ओन प्रीस्ट। एक नया समय आएगा जिसमें हर व्यक्ति अपना प्रीस्ट, अपना धर्म गुरु स्वयं होगा। लाइक द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट ऑफ द प्रीफेस पॉइंट्स द वे टू फ्रीडम। जिस तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कवि स्वतंत्रता का गीत गाता है, इसी तरह से वॉल्ट विटमैन प्रीफेस के थ्रू हमारे लिए ये गीत गा रहे हैं। फ्रेंच R.W. says that the first edition of 1855 of the preface continues to be a chief critical article and a captivating declaration। R.W. फ्रेंच कहते हैं कि 1855 का जो प्रथम संस्करण था वो बहुत ही अटेंशन को कैप्चर करने वाला संस्करण था। It is an assortment of idealistic values and attitudes and has been written in language of rare enthusiasm and liveliness। ऐसा क्यों कहते हैं R.W. फ्रेंच? वो कहते हैं क्योंकि उसमें आइडियलिस्टिक व्यूज़ हैं, उसमें आदर्शवादी विचारधारा है, एटीट्यूड्स हैं, धारणाएं हैं, और उसको लिखने की जो शैली है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें रेयर एंड एंथुजियाज्म एंड लाइवलीनेस है, जोश है, जीवंतता है। द सेंट्रल थीम्स आर एक्सॉल्टेशन ऑफ कॉमन पीपल। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर वो पूरी थीम आधारित है, विषय वस्तु आधारित है, वो है एक्सॉल्टेशन ऑफ द कॉमन पीपल, आम आदमी का उत्थान। सिंपैथी फॉर द ऑप्रेस्ड एंड अनफॉर्चुनेट। जो लोग बहुत भाग्यशाली नहीं हैं उनके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, सहानुभूति। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक अधिकार जिन लोगों ने मुट्ठी में बंद कर रखे हैं उनका रिजेक्शन होना चाहिए, उनके प्रति बगावत होनी चाहिए। एफर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल
ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए। इंसिस्टेंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल फ्रीडम। मनुष्य के पास अधिकार होने चाहिए, सार्वभौमिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कमिटमेंट टू प्रोग्रेस, प्रगति के प्रति हमारा अपना एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक प्रॉमिस होनी चाहिए, एक प्लेज होनी चाहिए कि हाँ, हम सब प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उस प्रोग्रेस में हम अपनी सहभागिता निर्धारित करेंगे। ट्रस्ट इन द सोल एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड नॉलेज। आत्मा हमारे लिए पावर और नॉलेज की अल्टीमेट स्रोत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लव ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम। बिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ एपोकैलिप्टिक रिन्यूअल, जिस तरह से एपोकैलिप्टिक रिन्यूअल की बात वो करते हैं कि भगवान सारे दुष्ट तानाशाहों का अंत कर देंगे, उस पर हमारा भरोसा होना चाहिए। एजर्शन ऑफ द पोएटिक इमेजिनेशन एज एन इंडेक्स ऑफ ट्रुथ, और पोएटिक इमेजिनेशन सत्य पे आधारित है कल्पना लेकिन सत्य पे आधारित है। एंड फेथ इन द पोएट, कवि के अंदर हमें विश्वास होना चाहिए, कवि पर हमारा भरोसा होना चाहिए। एंड इन पोइट्री, कविता पर हमारा भरोसा होना चाहिए। एज मीन्स टू एनलाइटनमेंट, ये हमारे बोध को बढ़ाते हैं, हमारे ज्ञान को, विवेक को बढ़ाते हैं। ऐसा विश्वास हमें कवि और कविता पर होना चाहिए। एज दिस समरी में सजेस्ट, Whitman's 1855 preface deserves comparison with the works of Robert Burns, William Blake, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, and of course Emerson. This is the view of R.W. French. वॉल्ट विटमैन को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो इसमें हम समानता पाते हैं विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शेली, जॉन कीट्स और इमर्सन के साथ, ऐसा R.W. फ्रेंच कहते हैं। In 1855, the preface closed with the sentence, "The proof of a poet that his country absorbs him as affectionately as he has absorbed it." 1855 में विटमैन ने कहा था कि द प्रूफ ऑफ अ पोएट इज दैट हिज कंट्री एब्जॉर्ब्स हिम, कि कवि का एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि उसकी कंट्री उसको वैसे ही आत्मसात कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे वो अपने देश को आत्मसात कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस स्टेटमेंट डिड नॉट अपील द ऑथर एनी मोर, लेकिन बाद में ये स्टेटमेंट वॉल्ट विटमैन को बिल्कुल भी रास नहीं आया। विटमैन obliterated that sentence from all future printings published in America during his lifetime. बाकी के जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए, विटमैन ने उन सब में से इस स्टेटमेंट को हटा लिया था। Critics and analysts say it might have been perhaps as a result of his alertness and knowledge that the country had not absorbed him lovingly or otherwise. आलोचकों का, विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि अमेरिका ने वॉल्ट विटमैन को किसी भी तरीके से आत्मसात नहीं किया था, इसलिए वॉल्ट विटमैन ने बाद में ये स्टेटमेंट ही अपनी सारी की सारी संस्करणों में से हटा दिया था। द ट्रूथ ऑफ द मैटर वॉज what he expressed in that essay of his full old age as the 1855 preface is the essay of his revolutionary youth. जो 1855 का संस्करण था, जब लिखा गया था तो वॉल्ट विटमैन यंग थे। बाद में जब इनमें सुधार किया गया, 13 साल बाद जब नए नए संस्करण प्रकाशित किए गए थे, तब तक वॉल्ट विटमैन की उम्र भी बहुत हो चुकी थी और तब तक वो एक अच्छी उम्र पर जाकर के अपना सोच और अपने अनुभव को बहुत अच्छे से समझ गए थे। अ बैकवर्ड ग्लैंस ओवर ट्रैवल्ड रोड्स पब्लिश्ड इन 1888
In that work, Whitman stated with charming honesty. 1888 में A Backward Glance Over Traveled Roads प्रकाशित हुई. उसमें वॉल्ट विटमैन ने बहुत ईमानदारी से एक बात कही है, I have not gained the acceptance of my own time, but have fallen back on fond dreams of the future. विटमैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे अपने सपनों के से संबंधित कुछ भी नहीं मिला. मुझे जो मैंने चाहा था वो मेरे समय ने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं भविष्य के सपनों को अभी भी देख पाता हूँ. In its revised and shortened text, the preface concludes with the sentence, "The soul of the largest and wealthiest and proudest nation may well go halfway to meet that of its poets." वॉल्ट विटमैन ने कहा है कि द सोल ऑफ द लार्जेस्ट एंड वेल्दिएस्ट एंड प्राउडेस्ट नेशन, ये जो हमारा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का राष्ट्र है, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे अमीर है, सबसे ज़्यादा प्राउड नेशन है, ये अपने पोएट्स के एक्सपेक्टेशंस को और उनकी जो एक्चुअल स्टेटस है उसको मीट आउट करने के लिए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा है. द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्स इज लेफ्ट विद द नेशन. इसलिए अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये राष्ट्र के लिए उन्होंने एक सवाल बना करके छोड़ दिया. The readers have to think about the mental and emotional state of Walt Whitman when he wrote such thoughts. जब वॉल्ट विटमैन ने ऐसे विचार प्रकट किए, उनके मन, मस्तिष्क, भावनाओं में क्या चल रहा था, उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पे क्या चल रहा था, ये देश को सोचना है, रीडर को सोचना है, क्रिटिक को सोचना है, विश्लेषकों को सोचना है. This is what we know about Walt Whitman's journey regarding preface to the Leaves of Grass. वॉल्ट विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास के विषय में हम ऐसा जानते हैं. अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि विटमैन की तीसरी वीडियो में आए हुए शब्दों को समझने में हमारे लिए बहुत सहायक होगी. Whatever satisfies the soul is truth. There is no definition of truth. So, one has to decide it on one's own. The parameter is that the soul's satisfaction determines a thing to be truthful. सत्य की कोई परिभाषा नहीं है, अतः वो जो अंतरात्मा को संतुष्टि देता है वही सत्य है. आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट, क्लियर, कोहेरेंट, स्पष्ट या स्पष्टवादिता. शील्ड, प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, संरक्षण करना. एंडोर्सेस, अप्रूव्स, रिकमेंड्स, समर्थन करना या किसी चीज़ ने किसी का समर्थन किया. एस्थेटिक, आर्टिस्टिक, अपीलिंग, ब्यूटीफुल, कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण. डिस्कवरी, फाइंडिंग, डिटेक्शन, खोज. डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट, डिसलोकेशन, विस्थापन, अपने स्थान से हटना. ट्रेडिशनल, कस्टमरी, कन्वेंशनल, पारंपरिक. बिलीफ, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, धारणा. इक्विलिब्रियम, बैलेंस, स्टेडीनेस, संतुलन. सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, मिस्टिक, अलौकिक या प्रकृति विरुद्ध. ग्राउंड ब्रेकिंग, रिवोल्यूशनरी, इनोवेटिव, क्रांतिकारी. कंसिस्टेंट, रिलायबल, कांस्टेंट, अपरिवर्तनीय, स्थायी. होलीनेस, सेक्रेडनेस, गॉडलीनेस, पवित्रता लिए हुए, पवित्र. लिबरेटर, सेवियर, रिलीवर, मुक्तिदाता. इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल, नेसेसरी, अपरिहार्य, जिसके बिना काम न चल सके. डेस्पॉट्स, डिक्टेटर्स, टायरेंट्स, ऑप्रेसर्स, तानाशाह.
apocalyptic of a cosmic cataclysm in which God destroys the ruling powers of evil. Sarvanashak. Heralding, indicating, signaling, इंगित करता हुआ, आह्वान करता हुआ. Captivating, attractive, appealing, अत्यंत आकर्षक. Assortment, collection, mixture, मिश्रण, एकत्रित वस्तुएं. Idealistic, principled, committed, आदर्शवादी. Exaltation, praise, adulation, उत्साह, उमंग. Sympathy, compassion, consideration, सहानुभूति. Oppressed, burdened, troubled, उत्पीड़ित, जिस पर अत्याचार किया गया हो. Unfortunate, unlucky, ill-fated, अभागा, दुर्भाग्यशाली. Rejection, denial, refusal, अस्वीकृति. Authority, specialist, expert, in command of, अधिकारी, विशेषज्ञ. Affirmation, confirmation, in agreement, प्रतिज्ञान, पुष्टि. Autonomy, independence, self sufficiency. स्वराज्य, अपनी इच्छानुसार रहना. Insistence, firmness, resolve, आग्रह करना, निवेदन करना. Assertion, declaration, claim, दावा, निश्चयपूर्वक कहना. Enlightenment, illumination, increased state of wisdom. प्रबोधन, ज्ञानोदय. Affectionately, warmly, lovingly, tenderly, स्नेहपूर्वक. Absorbed, engrossed, fascinated, डूबे होना, आत्मसात होना. Obliterate, destroy, demolish, मिटाना, नष्ट करना. Revolutionary, radical, innovative, क्रांतिकारी. Acceptance, receiving, getting, स्वीकृति, सहमति. Mental, psychological, intellectual, मानसिक, मनोवैज्ञानिक. Emotional, expressive, demonstrative of sentiments, भावपूर्ण, संवेदनापूर्ण. हमने देखा वॉल्ट विटमैन ने प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास में बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस मेंशन किए हैं, बहुत सारे ऐसे आयाम बताए हैं जो एक कवि के लिए होने चाहिए, जिन्हें पा करके कवि राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा सृजन कर सकता है, बहुत अच्छी कविता लिख सकता है. वी हैव सीन इन द 3 videos based on the overview of the preface to the Leaves of Grass that Walt Whitman has pointed out many dimensions, many factors which are important for a poet to have. And if the poet is given this type of an atmosphere to thrive, he will definitely come out as a great asset to the nation. Walt Whitman has left a question before his readers and critics. We have to think further on. Thank you. Walt Whitman ने हमारे सामने, रीडर्स के सामने, आलोचकों के सामने एक प्रश्न छोड़ा है और हमें सोचना है कि क्या हम अपने कवियों को इस तरह का माहौल दे सकते हैं. इस तरह से इन 3 वीडियोज़ में हमने वॉल्ट विटमैन के विचार देखे. धन्यवाद.
Thank you.